मंडे आई थिंक, लास्ट वीक लेक्चर हुआ रहेगा। लास्ट टाइम मुझे जितना याद है, आई थिंक कुछ न्यूमेरिकल्स कराए थे मैंने, पुली ब्लॉक किया था। यस सर, पुली वाला तो चल रहा था, एटवुड मशीन शायद चल रहा था, राइट? कि हो गया था वो? एटवुड मशीन चल रहा था चल होमवर्क। रहा था। हाँ, एक छोटा सा मैंने होमवर्क दिया था कि मैंने कहा था कि एटवुड मशीन वाला जो प्रॉब्लम है, मैंने कहा थोड़ा ट्राई करके आओ कि इसमें एक्सेलरेशन निकालनी थी और टेंशन इन द स्ट्रिंग निकालना था। किसी ने निकाला है क्या? यस सर, हो गया। यस सर एक्सेलरेशन आया। जी है। एक्सेलरेशन आया, टेंशन नहीं आया? यस, टेंशन टेंशन नहीं आया। आया सर। आना चाहिए ना, you should- क्या है? टेंशन इतना हार्ड है ही नहीं, सिंपल होता है। ठीक है, चलेगा, मैं करा देता हूँ, वो तो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। स्टूडेंट ये देखो डायग्राम, ऐसे कुछ था शायद। यस, इसमें देखो मैंने शायद ये बताया था कि M2 ग्रेटर देन M1 बताया था कि M2 हैवी है M1 से। यस, कोई एक ब्लॉक तो हैवी रहेगा ना दूसरे ब्लॉक से, यस ठीक है? तो सपोज M2 हैवी है, तो मैंने कहा था M2 जिस स्पीड से नीचे जाएगा उतने ही स्पीड से M1 ऊपर आएगा क्या? यस, यस ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि ये दोनों है ना अलग अलग स्पीड पे ट्रैवल कर रहे हैं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि एक जो ब्लॉक है बहुत फास्ट नीचे जा रहा है, दूसरा ब्लॉक स्लो ऊपर आ रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। दोनों की स्पीड है ना एवरी मूवमेंट सेम होगी, दोनों की जो एक्सेलरेशन है वो भी सेम ही आती है। सपोज इसकी एक्सेलरेशन a है और इसका भी जो एक्सेलरेशन का वैल्यू है वो a है, खाली ये क्या है, ये अपवर्ड जाने के टाइम पे एक्सेलरेट करेगा और ये नीचे आने के टाइम पे एक्सेलरेट करेगा। इसको मैंने आपको तरीका तो बताया था इसको कैसे करना है। सबसे पहले जो सारे फोर्सेस इसके ऊपर लगेंगे मैंने वो बताए थे शो करने को। तो ये जो M1 ब्लॉक है उस पे एक डाउनवर्ड फोर्स लगेगा, ये M1G। M2 ब्लॉक जो है, M2 ब्लॉक पे जो M2G। स्टूडेंट डायग्राम जो मैं बना रहा हूँ ध्यान से देखो हाँ प्लीज। ये स्ट्रिंग में ऐसे टेंशन रहेगा, ऐसे टेंशन इनवर्ड होता है, ये ध्यान से देखो। ये दोनों टेंशन सेम रहेगा ना? हाँ, क्योंकि एक ही स्ट्रिंग है ना, देखो एक ही स्ट्रिंग में टेंशन सेम रहेगा, अलग अलग स्ट्रिंग होंगे तो टेंशन अलग हो सकता है। एक्चुअली में एक ही स्ट्रिंग है सर, तो ये within जो string M1 tension- में टेंशन ज्यादा रहेगा ना MG से, और यहाँ पर टेंशन कम रहेगा M2G से। M2 आप बोल रहे हो कि M2 साइड टेंशन ज्यादा रहेगा, ऐसा बोल रहे हो? नहीं, कम रहेगा। क्यों, रीजन? M2G ज्यादा है नीचे की तरफ। M2 ज्यादा है तो फिर T कम रहेगा, ऐसा क्यों? M2 अगर ज्यादा है कंपेयर टू M1। नहीं सर, ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है। हाँ, तो ग्रेविटेशन फोर्स ज्यादा है तो टेंशन क्यों कम होगा? टेंशन को क्या लेना देना है ग्रेविटेशन फोर्स से? सर वो बोल रहा है कि जो वेट फोर्स है ना उससे हाँ। कम रहेगा वो टेंशन। हाँ, M2 के लिए ऐसा बोल सकते हो कि M2 के लिए एटलीस्ट जो है M2 के लिए मैं बोल सकता हूँ वेट से कम टेंशन रहेगा, ठीक है? यस ठीक। सो स्टूडेंट ये डायग्राम आप समझ लो, ये जो डायग्राम है ना इसमें मैंने M1 को अगर मैं अलग से ड्रॉ करूं, अगर मैं M1 को अलग से बनाऊं तो उसी डायग्राम को FBD कहते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। लेकिन M1 को अलग बना के हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, वो M1 को फिर से अलग बनाओगे उसमें टाइम वेस्टेज ही होगा। उससे अच्छा यहाँ पे M1 दिख रहा है ना मुझे, फिर से मैं क्यों बनाऊं? तो आई एम जस्ट अवॉइडिंग FBD, फ्री बॉडी डायग्राम में नहीं बना रहा हूँ M1 M2 का, सीधा यहीं पे बता देता हूँ। अब ध्यान से देखो, पहले M1 से स्टार्ट करते हैं। M1 पे देखो एक अपवर्ड फोर्स जो उसको खींच रहा है वो T है, M1 को जो डाउनवर्ड खींच रहा है वो वेट है M1G। ये देखो दोनों फोर्सेस, प्लीज ध्यान से देखो ये वाले, इन दोनों फोर्सेस के बावजूद ये ब्लॉक M1 जो है वो ऊपर जा रहा है ना विथ एक्सेलरेशन A। यस, अगर ये ऊपर जा रहा है तो टेंशन बड़ा होगा कि वेट जो M1G है वो बड़ा होगा? टेंशन डेफिनेटली टेंशन बड़ा होगा। तो एक Yes. काम करें, टेंशन ले लो, ये देखो टेंशन माइनस M1G करो, दिस बिकम एक्चुअली नेट फोर्स। देखो जो मैंने लिखा है ना, यस ध्यान से देखो, दिस बिकम द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द M1 अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग जो नेट फोर्स होता है ना उसको मास इनटू एक्सेलरेशन लिखा जा सकता है। M1G M1A। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली अभी M2 को देखो प्लीज, M2 को देखो, नीचे M2G फोर्स है, ऊपर टेंशन है। M2 पे दोनों फोर्स लग रहे हैं, इन दोनों फोर्सेस के बावजूद M2 जो है ना वो नीचे जा रहा है विथ एक्सेलरेशन। तो अगर ये नीचे जा रहा है तो कौन सा फोर्स बड़ा होगा? M2G M2G। हम लोग जजमेंट लगा सकते हैं ना कि M2G बड़ा होगा।
तो M2G में से आप T सब्ट्रैक्ट करो वैसे। -T. इक्वल्स टू हाँ, तो ये नेट फोर्स हो गया। नेट फोर्स ऑन द बॉडी को लिखा जा सकता है MA ऑफ द बॉडी, मतलब मास ऑफ द बॉडी। M2A. ए तो सेम है ना दोनों का, इसलिए Yes. सेम लिखा। Yes. ये दोनों इक्वेशन आनी चाहिए। अब अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दोगे, इफ यू जस्ट ऐड दीस टू इक्वेशन, ET कैंसिल हो जाएगा। यस ऐड करो, ऐड करने पे ऐसा होगा, इट विल बी M2 minus M1 into G ऐसे। और क्योंकि ऐड कर रहा ना, तो इन दोनों को भी ऐड करेंगे। ऐड करने पे M1 plus M2 इन द ब्रैकेट, A. बाहर A आ जाएगा। A. इसमें से आप A निकाल लो। A इज एक्सेलरेशन कितना है? G M2 M2 minus minus M1 G हाँ, upon M1 plus M1 M2 G. M1 plus M2 दिस इज अ फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन। Yes. सर ये जनरल फार्मूला रहेगा एटवुड मशीन जैसे। हाँ, ये एटवुड मशीन के लिए जनरल फॉर्मूला है। जब भी आपको ऐसी कोई एटवुड मशीन दिखे ना, तो ये आप फॉर्मूला सीधा यूज कर सकते हो। इट्स अ फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ दीज ब्लॉक्स। याद करने के लिए भी देखो इजी है फॉर्मूला, M2 minus M1 डिवाइड बाय M2 plus M1 into G। ठीक है, मतलब ऊपर दोनों मासेस का सब्ट्रैक्शन, नीचे दोनों मासेस का एडिशन और साइड में G। याद रहेगा ये? Yes, Yes. sir. Yes. Yes. अब देखो ये एक्सेलरेशन अगर आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट करोगे, ये देखो, इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ दिस एक्सेलरेशन इन द फर्स्ट इक्वेशन और थोड़ा सॉल्व करो, तो आपको इसमें से T निकल सकता है ना। यस एक को अगर मैं डाल दूं और सॉल्व करूं तो उसमें T निकल सकता है। मैं T Yes. आपके हवाले छोड़ता हूं, आप T निकालो। T इतना आएगा, देखो, सर हो गया 2M1 M2 अपॉन M1 plus M2 into G। G. ऐसा आया क्या? यस यही ऐसा आया। आना चाहिए मेरे ख्याल से। तो यस आया सर। 2M1 M2 डिवाइड बाय M1 plus M2 into G। Everybody got this? यस Yes. किसी को कुछ और आंसर आया तो बोलो, टेंशन का यही आया। T equals to M1 into G common M1 plus M1 minus M2 bracket close plus M1 G upon M1 plus M2। नहीं नहीं, इतना कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, इतना कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है। हाँ तुमको सर वो M1 और M2 को ऐड नहीं किया है, इसलिए वो ऐसा है। ये जो मैंने लिखा है ऐसा आ रहा है कि आपको आंसर टेंशन का नहीं ना? यस हाँ? यस यस सर, वो एक स्टेप पीछे तक किया था मैंने, इसलिए वैसा है। हाँ, देखो अल्टीमेटली ये आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो बोलो, मैं डिराइव करके देता हूँ। कैन आई एक्सपेक्ट ये आ रहा है सबका आंसर? एवरीबॉडी गेटिंग दिस स्टेप? ठीक है। सो देखो ये एटवुड मशीन है, क्लियर है एवरीबॉडी? यस Yes. इसमें एक्सेलरेशन देखो, कम से कम थोड़ा बहुत एक्सेलरेशन को याद करना सीखो। एटलीस्ट एक्सेलरेशन की फॉर्मूला जो है एटलीस्ट उसको याद करो। दिस इज कॉल्ड एटवुड मशीन। आई होप ये क्लियर है। ठीक है, तो उस दिन हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे, अलग अलग टाइप की न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन न्यूटन सेकेंड लॉ। इससे पहले भी मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन और कराए थे न्यूमेरिकल्स। ठीक है, एक छोटा सा लास्ट एक और न्यूमेरिकल में करा देता हूं बेस्ड ऑन न्यूटन सेकेंड लॉ। इस क्वेश्चन में भी देखो आप नई चीज सीखेंगे, समथिंग न्यू यू विल लर्न। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, शैल वी बिगिन? Yes. Yes. ठीक है, तो ये डायग्राम बनाओ। डायग्राम दिख रहा है क्लियरली? सर वो M1 मास पुली से आ रहा है कि वो स्ट्रिंग जो से M1 है कनेक्टेड ना, है? M1 जो है, लिसन, M1 जो है सीधा उस पुली को कनेक्टेड है। पुली के दोनों साइड से स्ट्रिंग पास हो रहा है। एक स्ट्रिंग है जो पुली के दोनों साइड से पास होके आगे जा रहा है, और M1 जो है वो डायरेक्टली पुली को कनेक्टेड है। यहाँ पर देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे, 2 पुलीज है, बराबर 2 पुलीज है यहाँ पे। एक सपोज ये P1 पुली है, ये जो P2 है पुली,
ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें भी दो ही ब्लॉक्स हैं, जो हमारे प्रीवियस क्वेश्चन हमने सॉल्व किया उसमें भी दो ही ब्लॉक्स थे, M1 M2, इसमें भी दो ही ब्लॉक्स हैं। तो आपको लगेगा कि सर ये भी एटवुड मशीन है, ऐसा तो नहीं है, इसलिए ये उतना सिंपल नहीं है ना जितना पहले वाला डायग्राम सिंपल था, No, no. No. ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ये उनके लिए कर रहा हूँ जो पर्टिकुलरली जेई और नीट अटेम्प्ट करने वाले हैं, जेई और नीट में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, आपको ये इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे डील करना है वो भी आने चाहिए। ये देखो ये एटवुड मशीन जैसा लग रहा है, अगर आप ध्यान से नहीं देखोगे तो आपको सब कुछ एटवुड जैसा ही दिखेगा, लगेगा हर मशीन, हर पुली और ब्लॉक वाला सम आपको एटवुड जैसा दिखेगा। इफ यू लुक एट इट केयरफुली, ये एटवुड मशीन नहीं है, यहाँ पर दो दो पुलीज इन्वॉल्व है। अच्छा अभी ध्यान से देखो, ये जो P1 पुली है वो मूवेबल है, P1 पुली इज मूवेबल। Yes. कैसे? एक इमेजिन करो, ध्यान से देखो, इमेजिन करो कि सपोज M2 नीचे जा रहा है, जस्ट इमेजिन ना M2 नीचे जा रहा है, तो आपको लग रहा है कैसा फील हो रहा है कि अगर M2 नीचे गया तो यहाँ से P1 और M1 दोनों ऊपर आएंगे क्या? Yes. 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 क्या मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें, यू नीड टू इमेजिन। तो P1 M1 ऊपर आएंगे जब M2 नीचे जाएगा, तो बराबर है। Yes. तो मतलब P1 ऊपर आएगा, मतलब P1 मूवेबल पुली हो गया ना, P1 इज अ Yes. मूवेबल पुली। अच्छा P2 पुली दिख रहा है, P2 मूवेबल है कि फिक्स्ड है? No, no. Fixed. है. Fixed. P2 जो है ऊपर रूफ के साथ फिक्स कर दिया उसको, रूफ तो हिलेगी नहीं, तो एक पुली जो है वो मूवेबल है और एक फिक्स्ड पुली है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जब भी ये मूवेबल पुली इन्वॉल्व होती है ना, सपोज यहाँ पे मूवेबल पुली इन्वॉल्व है, तो ऐसे प्रॉब्लम्स में क्या होता है कि M1 और M2 दोनों की एक्सेलरेशन सेम नहीं होगी, दोनों की एक्सेलरेशन सेम नहीं होती है, तो मैं आपको समझाऊंगा कैसे, लेकिन दोनों की एक्सेलरेशन सेम नहीं होती है। यहाँ पर क्वेश्चन आप पुट करो प्लीज, क्वेश्चन है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स। क्वेश्चन बस उतना ही है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि दोनों ब्लॉक्स की एक्सेलरेशन सेम नहीं होगी, ठीक है। अब ऐसा क्यों है आपको मैं समझा देता हूं, डोंट वरी। स्टूडेंट डेरिवेटिव अगर अभी सीखा है सबने थोड़ा बहुत डेरिवेटिव मैथ्स में? No. 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 अच्छा ठीक है, तो थोड़ा कंफ्यूजन होगा, मे बी थोड़ा सा ही होगा, देखते हैं। चलो अब देखो, सबसे पहले मैं ये इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे डील करते हैं वो बता देता हूँ। देखो M2 जो है ना, लेट्स से डाउनवर्ड जा रहा है, इफ M2 डाउनवर्ड जाएगा, ऐसा अज्यूम करो खाली कि M2 डाउनवर्ड जा रहा है सच में, तो डेफिनेटली M1 और P1 ऊपर आएंगे ना। Yes. Yes. अब देखो मैंने आपको बताया कि दोनों का एक्सेलरेशन सेम नहीं होता है, अब मैं कैसे प्रूफ करूं कि ये सेम नहीं होता है वो मैं दिखा रहा हूं, कैसे प्रूफ करेंगे। देखो एक अज्यूम करो कि जो ये M2 है ना, M2 नीचे गया, यहां पर आ गया, M2 नीचे जाके यहां पर आ गया, तो देखो M2 का कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना, जो डिस्प्लेसमेंट है ना वो है x2, M2 का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, x2। X2. तो जब M2 नीचे आएगा तो आपने मुझे बताया कि ये P1 और M1 ऊपर आएंगे, बराबर। सपोज P1 यहाँ पे पहुंच गया, Yes. यहाँ P1 यहाँ पे आ गया, और उसके बाद उसके नीचे फिर M1 भी होगा इधर समवेयर। इमेजिन हो रहा है कैसे होगा? Yes. 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 ऊपर आएगा ना, देखो ये P1 यहाँ पे आ गया, थोड़ा मैंने डॉटेड लाइन से बनाया क्योंकि वो इमेजिनेशन है, तो ये P1 यहाँ पे आ गया, उसके नीचे M1 होगा, तो P1 ऊपर आ गया, M2 नीचे चला गया। तो देखो इसमें P1 का जो डिस्प्लेसमेंट है ना, जितना वो डिस्प्लेस हुआ है, डिस्प्लेसमेंट इतना ले लेते हैं x1, जितना P1 डिस्प्लेस होगा उतना ही M1 भी डिस्प्लेस होगा ना, उतना ही Yes. 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 P1 जितना भी कवर करेगा उतना ही M1 भी कवर करेगा डिस्टेंस, Yes. तो Yes. वो कितना है, x1 है। आई कैन से लाइक दिस, x1 इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ M1 एंड x2 इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ M2, ठीक है। ये x1 x2 क्लियर है क्या? देखा? Yes, sir. Yes. Yes. अब देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x1 और x2 के बीच का रिलेशन निकालेंगे। वो कैसे होता है, ध्यान से देखो, ये पूरा देखो एक स्ट्रिंग है, मैं आपको एक स्ट्रिंग शो कर रहा हूँ, सीधे स्ट्रिंग, ये देखो, ये सी दिस केयरफुली, ये पूरा एक ही स्ट्रिंग है, देखो ये एक ही है क्या? थोड़ा कंफर्म करो, ये एक ही है, Yes. 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 एक ही है. ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये जो पूरा एक ही स्ट्रिंग है ना, इस स्ट्रिंग को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। ये देखो, ये जो वर्टिकल पार्ट है ना, ये वाला, इसको बोल रहा हूँ पार्ट 1,
फिर ये वाला पार्ट देखो, ये वाला जो दोनों पुलिस के बीच में है, इसको बोलता हूँ स्ट्रिंग का पार्ट नंबर 2 है ये। और ये वाला पार्ट देखो, ये दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये स्ट्रिंग का ही है, इट इज स्ट्रिंग 3। तो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया मैंने पूरे स्ट्रिंग को। क्लियर है? अच्छा, अब एक काम करो, ये जो पार्ट 3 है ना, पार्ट 3 से स्टार्ट करते हैं। देखो पार्ट 3 इतना था, देखो पहले इतना था ना, लेकिन एक बात है, जब Yes. M2, हाँ जब M2 नीचे गया, M2 कितना नीचे गया? X2. स्ट्रिंग देखो, ये जो स्ट्रिंग 3 है ना, वो इतने से आपका इतना हो जाएगा स्ट्रिंग 3। तो Yes. स्ट्रिंग का लेंथ इंक्रीज हुआ क्या? खाली स्ट्रिंग 3 का बताओ, पार्ट 3 का जो लेंथ है yes, Yes. Yes. इंक्रीज, कितना इंक्रीज हुआ? X2. X2. तो यहाँ पे देखो जो इंक्रीज हुआ ना, मैं यहाँ पे इंक्रीज नोट डाउन कर रहा हूँ कि स्ट्रिंग में कितना इंक्रीज हुआ। आपने बोला x2 ना, देखो मैं लिख रहा हूँ प्लस x2, प्लस लिया मतलब पॉजिटिव में लिया है, बस और कुछ नहीं, इंक्रीज लिया है मैंने x2। देखो अच्छा, अब एक काम करो, कम टू द स्ट्रिंग नंबर 2, स्ट्रिंग नंबर 2 पे आओ। स्ट्रिंग नंबर 2 देखो इतना था पहले, दिख रहा है? अब Yes. P1 पुली ऊपर आ गया, P1 पुली कितना ऊपर आया है? x1। X1. X1. स्ट्रिंग है ना, अभी स्ट्रिंग ऐसे पास होगा, देखो स्ट्रिंग ऐसे पास होगा, देखो ऐसे Yes. ऐसे पास होगा ना। तो इतने में से स्ट्रिंग इतना हो गया, इतना। तो ये पार्ट 2 है, पार्ट 2 को ध्यान देखो, वो इतना था अभी इतना हो गया, ये डिक्रीज हुआ क्या? Yes. Decrease. Yes. कितना Minus डिक्रीज हुआ? Minus X1. Minus X1. x1 डिक्रीज हुआ ना। Yes. तो यहाँ पे देखो मैं इंक्रीज कैलकुलेट कर रहा हूँ, इंक्रीज, तो x1 क्योंकि डिक्रीज हुआ है तो वो यहाँ पे मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा नेगेटिव उसको। है, ये देखो, ये इतना ओवरऑल इंक्रीज मिला मुझे, ये ओवरऑल इंक्रीज है। अच्छा, बाकी पार्ट 1 बचता है। देखो ये पार्ट 1 इतना था, अब जब ये P1 पुली ऊपर आएगा तो ये पार्ट 1 इतना हो जाएगा क्या? yes, Yes. Yes. ये भी डिक्रीज हुआ है मेरे ख्याल से, Yes. Yes. डिक्रीज हुआ है। X1. कितने मीटर डिक्रीज हो गया? x1 एक और माइनस x1 करो। तो देखो मैंने पहले इंक्रीज जो हुआ वो लिखा, लेकिन अगर कुछ डिक्रीज हुआ तो वो माइनस कर दिया मैंने। चल मैं ये जो लिखा है पूरा, इज इट ओवरऑल इंक्रीज ऑफ द स्ट्रिंग? ओवरऑल इंक्रीज ये हुआ स्ट्रिंग में। Yes. Yes. लेकिन आपको मालूम है स्ट्रिंग की लेंथ तो कांस्टेंट होती है, स्ट्रिंग की लेंथ बढ़नी चाहिए क्या? no No. constant है, नहीं बढ़नी चाहिए। स्ट्रिंग है वो, रबर बैंड थोड़ी है। स्ट्रिंग है, रबर बैंड बढ़ सकता है लेंथ में, स्ट्रिंग थोड़ी बढ़ता है। स्ट्रिंग Yes, की sir. ओवरऑल लेंथ कितनी होनी चाहिए? इंक्रीज कितना होना चाहिए ओवरऑल? इंक्रीज 0। Yes. 0. तो ये आपने देखो इंक्रीज कैलकुलेट किया ना, इसको आप 0 ले लो। Yes. रीजन लिख देना कि एज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज कांस्टेंट, तो इंक्रीज तो 0 होना चाहिए ना। अच्छा, इसमें देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, x2 ये -2 x1 है, इसको आप उस तरफ शिफ्ट करो, x2 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x1 आया। ये समझा क्या? Yes. yes, ये है x1 x2 के बीच का रिलेशन। अब होता क्या है, अगर इसका हम लोग डेरिवेटिव ले लेना, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t ले लें, ऐसे dx2 by dt ऐसे ले लें। जब जिनको थोड़ा डेरिवेटिव नहीं आता है, यू मे बी फीलिंग स्लाइट डिफिकल्टी। अच्छा, जिनको नहीं आता है तो आप एक काम करो, थोड़ा ऐसा सोचो कि जो x2 x1 है ना, x2 x1 क्या था एक्चुअली में? डिस्प्लेसमेंट था क्या x2 और x1? Yes. Yes. डिस्प्लेसमेंट को मैंने टाइम से डिवाइड कर दिया है। ये जो dt है ना, dt इज अ टाइम, टाइम से डिवाइड कर दिया। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम? वेलोसिटी। velocity Velocity. x2 by dt करोगे ना, ये वेलोसिटी ऑफ सेकंड ब्लॉक मिलेगा 2। और ये भी देखो dx by dt है, मतलब ये v1 डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम है, लेकिन ये dx 1 है, फर्स्ट ब्लॉक का है ये v1 वेलोसिटी ऑफ V1. फर्स्ट। तो x2 इज कमिंग ट्वाइस ऑफ x1, देखो x2 ट्वाइस ऑफ x1 है, सिमिलरली v2 ट्वाइस ऑफ v1 है। अच्छा, अगर इसका एक बार और डेरिवेटिव लिया ऐसे dv2 by dt 2 टाइम्स dv1 by dt, acceleration आएगा, जिनको डेरिवेटिव समझता है तो Acceleration. जिनको डेरिवेटिव समझता है आप इसको समझ सकते हो। dv मतलब चेंज इन वेलोसिटी होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम है, ये एक्सेलरेशन है। Acceleration. और सेकेंड ब्लॉक है ये 2 टाइम्स 281 A1. देखो, तो दोनों ब्लॉक्स की एक्सेलरेशन अलग अलग आ रही है ना, एक ही एक्सेलरेशन Yes. A2 इज ट्वाइस ऑफ A बना रहा है। ये जो मैंने आपको डिराइव करना सिखाया ना, ठीक है, ये हमने यहाँ पे एक पॉइंट को यूज करके हमने फाइंड किया कि स्ट्रिंग का लेंथ कांस्टेंट है। ठीक है, ये जो मैंने पूरा किया ना, इस टॉपिक को थोड़ा समझो इसको। ये जो आपने इक्वेशन बनाई है ना, ठीक है, इस इक्वेशन को कंस्ट्रेंट रिलेशन कहते हैं, कंस्ट्रेंट रिलेशन। तो मतलब
कंस्ट्रेंट रिलेशन। देखो क्या होता है, कभी कभी फिजिक्स के कुछ प्रॉब्लम्स में ना हमें ऐसा लगता है कि 2 ब्लॉक्स हैं या 3 ब्लॉक्स हैं, 2 या 3 ब्लॉक्स जो भी है वो आपस में कुछ ना कुछ रीजंस की वजह से कनेक्टेड होते हैं। मतलब एक ब्लॉक और दूसरा ब्लॉक यहाँ पे देखो जैसे धागे से कनेक्टेड है। कंस्ट्रेंट रिलेशन मतलब कंस्ट्रेंट मतलब लिमिटेड। एक्चुअली इफ आई टेल यू द मीनिंग ऑफ द वर्ड कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट मतलब लिमिटेड। देखो यहाँ पे M1 M2 जो है ना, दोनों का जो मोशन है वो लिमिटेड है। लिमिटेड मतलब अगर M2 नीचे जाएगा तो M1 को ऊपर जाना ही पड़ेगा, स्ट्रिंग की लेंथ कांस्टेंट रहनी चाहिए। तो दोनों का जो मोशन है दोनों में एक लिमिटेशन है कि स्ट्रिंग का वो दोनों M1 M2 कैसे भी मूव करे लेकिन स्ट्रिंग का लेंथ तो हमेशा कांस्टेंट ही निकलेगा ना, ये एक लिमिटेशन है ना इसका। Yes. इनके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन है। रिस्ट्रिक्शन ये है कि M1 M2 कोई भी स्पीड ले सकते हैं लेकिन स्ट्रिंग की लेंथ तो कांस्टेंट ही निकलनी चाहिए। तो दे आर रिस्ट्रिक्टेड बाय सम लिमिटेशन, इसलिए लिमिटेशन को कंस्ट्रेंट कहते हैं। मतलब अगर हिंदी में बोलो ना तो दोनों M1 M2 अलग है भले, लेकिन दोनों को कनेक्ट करने वाली कोई पॉइंट है जो इन दोनों को बांध के रख रही है। तो जो दोनों को बाउंड करके रखती है, जो दोनों को लिमिट करके रखती है, उसको बोलते हैं कंस्ट्रेंट रिलेशन। जैसे आप आगे बढ़ेंगे मैं समझा दूंगा, अभी मुझे वर्ड्स भी नहीं मिल रहे कैसे एग्जैक्टली समझाओ। कंस्ट्रेंट रिलेशन मतलब दोनों में कुछ ना कुछ कनेक्शन है, कुछ ना कुछ लिमिटेड है, दोनों का मोशन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रेंट रिलेशन। तो A2 is linked with A1 by this formula ना, A2 is twice of A1। Yes. सबने समझा ये? Yes, sir. Yes. Yes. ठीक है, तो ये आप लोग लिख लेना आराम से। इसके बाद बस मैं एक लास्ट स्टेप बता दूंगा, वो करना है। पहले आप चाहिए लिख लो और डायग्राम वगैरह बना लो, जो भी करना है करो पहले। सर वो पुली ऐसा हॉरिजॉन्टली भी रखा जाता है ना? पुली क्या? हॉरिजॉन्टली ऐसा ग्राउंड में रखा जाता है पुली? नहीं नहीं, पुली वर्टिकली हैंगिंग होता है, सर वो वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल नहीं है। सर कुछ कुछ डायग्राम में ऐसा हॉरिजॉन्टल ऐसा ग्राउंड पे और ऊपर भी है। तो दोनों अरे ये तरफ- रूफ है, रूफ। रूफ से सब लटक रहे हैं ऐसे। कोई रूफ से चीज लटकती है तो वर्टिकल होती है ना, वो हॉरिजॉन्टल थोड़ी लटकती है। अच्छा कुएं पे देखा है, कुएं पे कभी पुली लगी होती है तो वो देखी होगी ना मूवीज Yes, वगैरह में yes. देखी होगी। Yes. वो पुली क्या हॉरिजॉन्टल होती है कि वर्टिकल होती है? Vertical. वर्टिकल होती है भाई। उसके ऊपर से स्ट्रिंग पास होता है, स्ट्रिंग ऊपर नीचे होता है, वर्टिकल मोशन होता है। हॉरिजॉन्टली कहाँ मूव करती है? अच्छा यहाँ तक हो गया? Yes. Yes. ठीक है, तो चलो भाई लास्ट चीज बता देता हूँ। क्वेश्चन याद है आपको? क्वेश्चन ये था कि फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ 2 ब्लॉक्स। दोनों का एक्सेलरेशन निकलना है। Yes. ये तो रिलेशन निकला ना A2 और A1 के बीच में। A2 A1 थोड़ी अलग से मिला है मुझे। देखो कैसे करना है। अभी हम लोग जाएंगे सेकेंड लॉ लगाने के लिए। ध्यान से एक काम करो, ध्यान से आप M2 को देखो। लुक एट M2। M2 ध्यान से देखो, इसके ऊपर टेंशन ऐसा होगा स्ट्रिंग में। टेंशन देखो, Yes. Yes. ये देखो टेंशन में दिखा रहा हूं, ये देखो दिख रहा है टेंशन। Yes. Yes. पर वो M1 M2 दोनों का मास ऊपर जो इक्वल है। नीचे फोर्स लगेगा, नीचे जो फोर्स लगेगा वो M2G होगा। इन दोनों फोर्सेस के बावजूद इट इज माय अजम्पशन कि ये नीचे जा रहा है, तो कौन सा फोर्स बड़ा होगा? M2G बड़ा होगा। M2G. Yes, M2G. M2G. M2G माइनस टेंशन, ये हो गया नेट फोर्स। नेट फोर्स को लिखेंगे बॉडी का मास मतलब M2 इंटू एक्सेलरेशन A2। A2. A2 लिखेंगे। ये आपकी एक इक्वेशन बन गई। उसके बाद एक काम करते हैं, चलो M1 पे आते हैं। ध्यान से M1 को देखो, देख रहे हैं M1 और पुली आपस में कनेक्टेड है। दे आर टुगेदर लाइक अ वन बॉडी। M1 और P1 आपस में कनेक्टेड एक ही बॉडी की तरह काम कर रहे हैं। और देखो M1 पे देखो नीचे जो फोर्स लग रहा है वो ये है M1G, ठीक है। और अभी पुली देखो, पुली की दोनों साइड से स्ट्रिंग पास हो रहा है, तो सेम स्ट्रिंग ही है। ये देखो टेंशन ऐसे एक्ट होगा, दिख रहा है? ध्यान से टेंशन देखो। तो कितना ये टोटल टेंशन लग रहा है इस P1 M1 सिस्टम पे? 2T. 2T. 2T लग रहा है। इसको आप 2T नहीं बोल सकते, 2T है। Yes. टेंशन लग रहा है 2T।
डाउनवर्ड फोर्स minus कितना है? M1G. M1G है ना? M1G. M1G. 2T माइनस M1G, ये नेट फोर्स हो गया। इसको लिखो M1A1। अब एक बात बताओ, जो ऊपर वाली इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 जो है, उसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं, 2 से, तो यहाँ पर ऊपर वाली इक्वेशन में भी 2T हो जाएगा, माइनस 2T, और इधर प्लस 2T है। तो ऐड करने में T कैंसिल हो सकता है क्या? Yes. 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 तो काम करो, इन दोनों इक्वेशंस को आप ऐड अप करो, टी कैंसिल हो जाएगा। ऐड करने से पहले इक्वेशन 1 को आप 2 से मल्टीप्लाई करना, ताकि यहाँ पे भी 2T बन जाए। दोनों इक्वेशन में 2T आना चाहिए। तो ऐड करने पे T कैंसिल हो जाएगा, और आगे चल के आप क्या करना है, A2 को लिखना ट्वाइस ऑफ A1। A2 मिला ना हमको, कितना है? ट्वाइस ऑफ A1। ठीक है, उसको सॉल्व करने पे आपको A1 निकल आएगा इस इक्वेशन में से। और एक बार A1 मिल गया, A1 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको A2 मिल जाएगा। नहीं, okay, tell me one thing, can you find out A2 and A1 now? Yes. जिनको चाहिए तो मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 1 मिनट में फिनिश करके दो मुझे ये क्वेश्चन। इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करो, जिससे T कैंसिल हो जाएगा। T निकाल दो प्लीज, रिमूव T, और बाद में A2 को लिखो ट्वाइस ऑफ A1। उसको सॉल्व करो, आपको A1 निकलेगा। सर हाँ बोलो। सर थोड़ा जूम आउट कीजिए ना। सर हो गया सर, A1 निकल। A1 मिलना सर। A1 को 2 से मल्टीप्लाई करो, वो A2 बन जाएगा। A2 विल बी ट्वाइस ऑफ A1। अब ऐसे क्वेश्चन कर पाओगे क्या अभी? yes, इसमें देखो M1 M2 का जो एक्सेलरेशन है वो सेम नहीं था, खाली वो एटवर्ड मशीन में सेम होता है यूजुअली। A1 A2 एक्सेलरेशन दोनों ब्लॉक्स का सेम नहीं था। दोनों में कैसे रिलेशन निकाला वो यहाँ पे मैंने आपको समझाया। कंस्ट्रेंट रिलेशन समझ के लो। ओके, कंप्लीटेड। Yes. ओके, तो कुछ क्वेश्चंस मैंने करा दिए, कुछ वैरायटी के क्वेश्चन। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ स्टूडेंट, आई एम गोइंग विद नेक्स्ट टॉपिक नाउ। चैप्टर थोड़ा बड़ा है, काफी सारे टॉपिक्स हैं, सो आई एम प्रोसीडिंग विद नेक्स्ट टॉपिक नाउ। आपको मैंने याद है कुछ लेक्चर्स पहले बताया था कि इस चैप्टर में एक्चुअली में करना क्या है, खाली फोर्सेस के बारे में पढ़ना है। फोर्सेस से रिलेटेड नई नई प्रॉपर्टी सीखनी है कि फोर्स ऐसा कर सकता है, फोर्स वैसा करता है। तो वी आर स्टडिंग अबाउट फोर्सेस, राइट। आज भी हम लोग क्या करेंगे, फोर्स से रिलेटेड एक नई चीज सीखेंगे, रिलेटेड टू फोर्स ओनली। वो चीज है वर्क डन बाय द फोर्स। वर्क डन बाय द फोर्स। दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक नाउ, वर्क डन बाय द फोर्स। अब देखो, नॉर्मल लाइफ में, नॉर्मल डेली लाइफ में हम लोग ऐसे मानते हैं कि जो वर्क होता है, वर्क मतलब कोई भी काम, वर्क इंसान करता है, कोई आदमी वर्क कर सकता है ना। तो बोलते हैं ना, आज पूरा दिन मैंने कोई वर्क नहीं किया, ऐसे यूजुअली नहीं करते हो ना। तो कोई तो बोलता है आज मैंने बहुत हार्ड वर्क किया है पूरा दिन, कोई बोलता है ये तो कुछ काम ही नहीं करता है। मतलब डेली लाइफ में वर्क करता कौन है? इंसान करते हैं ना, ह्यूमन बींग्स करते हैं वर्क। Yes. 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 लेकिन फिजिक्स में ऐसा नहीं होता है। फिजिक्स में वर्क आप करते हो, नो डाउट, फिजिक्स में, लेकिन कहा क्या जाता है कि वर्क जो है ना वो फोर्स की तरफ से किया जाता है। वर्क इज डन बाय हुम? फोर्स। अब आप बोलेंगे सर ऐसे कैसे, वर्क तो हम लोग करते हैं ना, फोर्स कैसे वर्क करेगा? देखो एक एग्जाम्पल देता हूं। एक बड़ा सा पत्थर है, उस पर आपने फोर्स लगाया, पत्थर थोड़ा सा हिल गया। हिल गया मतलब पत्थर को थोड़ी एनर्जी मिली होगी तभी हिला होगा वो। तो आपने पत्थर पे फोर्स लगाया, पत्थर हिल गया। तो इसको अगर कोई कॉमन मैन बोलेगा तो कॉमन मैन बोलेगा कि वर्क किसने किया? उस आदमी ने किया ना, वर्क जिसने पुश किया था। Yes. लेकिन हम लोग उसको ऐसे बोलते हैं कि जो वर्क डन उस आदमी ने नहीं किया, उस आदमी ने जो फोर्स लगाया ना, फोर्स जो आदमी लगाया, उस फोर्स ने वर्क किया है। अगर आदमी फोर्स ही नहीं लगा तो वर्क कैसे होता? फोर्स जरूरी था। तो हम लोग ऐसे मानते हैं कि वर्क इज डन बाय द फोर्स, नॉट बाय दैट ह्यूमन बीइंग। कभी कभी लिखा जाता है कि वर्क डन बाय मैन,
लेकिन ऐसे भी माना जाता है कि वर्क किसने किया, उस फोर्स ने किया जो आपने लगाया उसके ऊपर, ठीक है। फिजिक्स में जो वर्क है वो कौन करता है, फोर्सेस करते हैं, ठीक है। अगर कोई बॉडी है, उस बॉडी में 4 फोर्सेस लग रहे हैं, चारों अलग अलग फोर्सेस हैं, एक है ग्रेविटेशनल फोर्स, एक है टेंशन, एक है फ्रिक्शन, एक है नॉर्मल रिएक्शन, ऐसे 4 अलग अलग फोर्सेस लग रहे हैं, तो यू कैन कैलकुलेट द वर्क डन बाय ईच एंड एवरी फोर्स। 4 वर्क आप कैलकुलेट कर सकते हो उसमें। वर्क यूजुअली कौन करता है फिजिक्स में, फोर्स। फोर Force. हाँ, थोड़ा इसको और क्लियर करता हूं मैं, चलो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। ये देखो, अभी सपोज ये एक बॉडी है, इस पे तुमने देखो ऐसा फोर्स लगाया, सपोज तुमने लगाया, कोई भी किसी ने भी लगाया, फोर्स लगाया, ये ग्रेविटी का फोर्स भी हो सकता है, इट मे बी अ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो ये फोर्स लगाया और इससे ये जो बॉक्स है वो डिस्प्लेस हुआ। डिस्प्लेसमेंट अभी मैं फिलहाल किसी और डायरेक्शन में ले लेता हूँ, लेट्स से ये डिस्प्लेसमेंट है सपोज। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल दिख रही है, कुछ एंगल है दोनों के बीच में, थीटा। तो वर्क डन बाय दिस फोर्स, अगर कोई पूछेगा वर्क डन बाय दिस फोर्स, उसकी फॉर्मूला आपको मालूम है, इट इज एफ बार डॉट प्रोडक्ट विथ एस बार। Yes, bar. यस ये तो हमने किया है पहले, एफ बार डॉट एस Yes. बार, एस बार इज अ डिस्प्लेसमेंट। इसको ऐसे लिख सकते हैं, एफ एस कॉस थीटा। Cos theta. Yes. 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 स्केलर मेथड में काफी किया है, तो अभी तो याद होगा ये चीज। दिस इज फॉर्मूला फॉर वर्क डन ना, एफ एस। Yes. अब देखो, हाँ क्लियर। अब देखो, अगर ये जो सपोज ये जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है ना, दोनों एक ही डायरेक्शन में, अगर सपोज ये देखो, ये डिस्प्लेसमेंट है और उसी डायरेक्शन में फोर्स है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है, तो व्हाट्स द एंगल थीटा नाउ, थीटा कितनी होगी, 0 Zero. Zero. थीटा देखो 0 डिग्री होगी ना, अगर एफ और एस एक ही डायरेक्शन में है। सी, अब देखो मैं एक एक करके कुछ केसेस लेने वाला हूं, ध्यान से देखते जाओ। पहला केस ये लिया है कि सपोज फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है, तो आपने बोला थीटा कितनी बनेगी, 0 होगी। Zero. हाँ, अब 0 भी ले सकते हो, ठीक है। तो अगर इधर आप डालोगे cos ऑफ 0, cos 0 One. कितना, cos ऑफ 0, One. 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 तो वर्डन क्या आएगा, प्लस एफ एस आएगा, क्या प्लस एफ एस खाली, यस Yes. Yes. वर्डन इतना आएगा एफ एस ना। लेकिन एक बात है, यहाँ पे थीटा 0 है, अगर थीटा 0 होगी या अक्यूट एंगल भी होगी, देखो मैं यहाँ पे थीटा को ऐसे लिखा है, इसका मतलब अक्यूट हुआ क्या, देखो थीटा बिटवीन 0 एंड 90, Yes. 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 थीटा अक्यूट है। अगर थीटा अक्यूट भी होती है ना, ठीक है, तो भी क्या होता है, यहाँ पे होगा, देखो यहाँ पे आएगा कॉस ऑफ अक्यूट एंगल ना, कॉस ऑफ अक्यूट एंगल आएगा। फिर यस अगर आप ट्रिग्नोमेट्री में अच्छे हो तो आपको मालूम होगा कॉस ऑफ अक्यूट एंगल पॉजिटिव होता है हमेशा, Yes. क्योंकि Yes. अक्यूट एंगल Yes, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 91 जाती है ना, फर्स्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव ही होते हैं ना, सारे रेशियोस। तो वर्डन देखो पॉजिटिव आएगा। वर्डन पॉजिटिव कब आता है, जब थीटा 0 और 90 के बीच में होती है, ठीक है। देखो तो एक बात है, अगर मैं ऐसा ले लूं कि ये सपोज फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट है, देखो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अक्यूट एंगल दिख रही है मुझे, तो ये जब केस है, एंगल अक्यूट है, तो वर्डन पॉजिटिव में आएगा एटलीस्ट, क्योंकि cos थीटा पॉजिटिव होगा, वर्डन विल कम पॉजिटिव। इट मे बी एफ एस cos थीटा, लेकिन पॉजिटिव में आएगा, ठीक है, समझा क्या। तो ये डायग्राम देखो, इसमें थीटा अक्यूट है, इन केस ऑफ अक्यूट एंगल cos थीटा विल बी पॉजिटिव, वर्डन विल कम पॉजिटिव, ये केस में वर्डन पॉजिटिव आएगा। इसको वर्डन पॉजिटिव का क्या मतलब होता है वो हम आगे देखेंगे, we will see that what is the meaning of positive work done, but mathematically समझ गया ये चीज। Yes, sir. Yes. चलो केस 2 लेता हूं मैं। अब देखो केस 1 में मैंने थीटा को अक्यूट लिया था, थीटा वाज अक्यूट। केस 2 में मैं थीटा को मैं एकदम 90 डिग्री कर देता हूँ। ये देखो, ये डिस्प्लेसमेंट है और ये फोर्स है सपोज, ये देखो, तो आई थिंक राइट एंगल टू Sir, screen freeze. Screen Voice is भी नहीं आ freeze. रहा। Yes, sir. Your voice is Screen not freeze, coming. voice not coming. Yes, sir. Yes. हेलो स्टूडेंट, स्क्रीन Yes, क्लियर है sir. अभी? Yes, sir. Yes, sir. बीच में थोड़ा हैंग हुआ शायद, राइट? तो अब ठीक है ना, वॉइस भी क्लियर है? Yes, sir. Yes. Yes. So I was discussing case 2.
एक और केस डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ पे सपोज फोर्स जो आप लगा रहे हो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में 90 डिग्री बना रहे हैं, लेट्स सपोज। तो व्हाट्स द एंगल बिटवीन एफ एंड एस? 90 डिग्री। 90. ओके, थीटा 90, so it will be cos of 90 degree. Zero. What will be cos of 90? Zero. Zero. तो वर्क डन 0 आएगा ना। Yes. Yes. तो देखो जब थीटा 90 होगी तब वर्क 0 होगा। पहले केस में देखो वर्क डन पॉजिटिव आया था, इट वाज प्लस समथिंग, अभी 0 आ रहा है। केस 3 ले लेते हैं, लास्ट केस है। देखो पहले मैंने थीटा को अक्यूट लिया, अब मैंने थीटा को 90 लिया। अब क्या लगता है थीटा कितना लेंगे? 180. Obtuse. ऑब्ट्यूज तो थीटा ऐसा है, देखो 90 और 180 के बीच में, Yes. और 180 भी ले सकते हैं। देखो यहाँ पे थीटा मोर देन 90 बट इट मे बी इक्वल टू 180 ऑल्सो। इसका मतलब है थीटा ऑब्ट्यूज है। तो यहाँ पे एक बात, थीटा ऑब्ट्यूज है। डायग्राम अगर मैं बताऊं, डायग्राम ऐसा होगा। देखो सपोज ये डिस्प्लेसमेंट है और बॉडी पे फोर्स ऐसा लग रहा है, ये देखो दिख रहा है। तो ये देखो दोनों के बीच के एंगल कैसे लग रही है? एंगल ऑब्ट्यूज है ना। Yes. Yes. हाँ, तो देखो यहाँ पे आएगा कॉस ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल। कॉस ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल माइनस में होता है, Yes. नेगेटिव होता Minus में. Minus. Yes. है। ऑब्ट्यूज एंगल जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाया करती है। सेकंड Yes, क्वाड्रेंट sir. में कॉस नेगेटिव होता है ना, Yes, sir. Yes. Yes. वर्क डन नेगेटिव आएगा। मैथमेटिकली पहले समझ के लो प्लीज। तो देखो वर्क डन नेगेटिव भी होता है फिजिक्स में, वर्क डन 0 भी होता है, और वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है। वर्क डन कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी ईदर 0 और नेगेटिव और पॉजिटिव। वर्क डन का क्या मतलब होता है मैं आपको समझा दूं, बट देखो मैथमेटिकली पहले समझ के लो। समझा ये तीनों केसेस? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो देखो अभी मैं आपको वर्क डन का भी मतलब समझा दूं कि नेगेटिव क्यों आ रहा है, पॉजिटिव क्यों आ रहा है, इसका फिजिकली क्या मतलब है नेगेटिव वर्क का, और पॉजिटिव वर्क का फिजिकली मतलब क्या है। देखो वर्क जो होता है ना, एक्चुअली मैं फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। जो फिजिक्स में जो वर्क होता है ना, वो एक्चुअली में क्या होता है, ध्यान से सुनना। जब आपकी एनर्जी, जो आपके पास एनर्जी है ना, अगर वो एनर्जी किसी और में ट्रांसफर हो गई, आपकी जो एनर्जी है वो किसी और को ट्रांसफर हो गई, तो वो पॉजिटिव वर्क आता है। ठीक है। देखो आपने किसी बॉडी पे फोर्स लगाया, उस फोर्स की वजह से क्या हुआ, आपने अप्लाई किया ना उस बॉडी पे, तो आपने फोर्स अप्लाई किया, उससे क्या हुआ, आपकी एनर्जी उसमें ट्रांसफर हो गई। तो जो हमें करना था वो हो गया, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हो गई, तो वो वर्क डन पॉजिटिव आता है। लेकिन अगर ऐसा है, देखो आपने किसी बॉडी पे फोर्स लगाया, आप फोर्स लगा रहे हो, मतलब यू वांट टू ट्रांसफर द एनर्जी इनटू दैट बॉडी, लेकिन एनर्जी ट्रांसफर हुई नहीं। इनफैक्ट वो जो बॉडी है उस बॉडी की एनर्जी लॉस हो गई। तो अगर आपने किसी बॉडी में फोर्स लगाया, उससे उस बॉडी की एनर्जी इंक्रीज तो नहीं हुई, इनफैक्ट लॉस ऑफ एनर्जी हो गया उस बॉडी का, तो वर्क डन नेगेटिव आता है। देखो यहां पर दिखता है, पहले सी यहां पर आपको दिख रहा है कि ये जो फोर्स है, ध्यान से देखो ये वाला, अगर मैं इस फोर्स को 2 कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करूं, इफ आई रिजॉल्व दिस फोर्स इनटू 2 कंपोनेंट्स, Cos theta F sin theta. तो एक बात, फोर्स का एक कंपोनेंट ऐसा आएगा क्या जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में ही होगा? Yes. 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 यहां पर मैं बताऊं क्या बोल सकता हूं कि फोर्स और वन ऑफ इट्स कंपोनेंट एटलीस्ट इज हेल्पिंग द डिस्प्लेसमेंट ना। Yes. Yes. पूरा का पूरा फोर्स, या तो एटलीस्ट फोर्स का कोई कंपोनेंट एटलीस्ट डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में है, मतलब वो डिस्प्लेसमेंट में हेल्प कर रहा है ना, बॉडी के डिस्प्लेसमेंट में। तो Yes. तो मतलब हेल्पिंग फोर्स है ये। फोर्स जो है ना वो मोशन को हेल्प कर रहा है, ये फोर्स मोशन को हेल्प कर रहा है। तो इससे क्या होता है, इस बॉडी की स्पीड बढ़ती है। सोचो आप किसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हो और उसी डायरेक्शन में मैंने फोर्स लगा दिया आपके ऊपर, तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी ना। Yes. Yes. ऐसे वाले देखो, ये जो है ना हेल्पिंग फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट के में हेल्प कर रहा है। तो ये हेल्पिंग फोर्स होता है ना, इससे वेलोसिटी इंक्रीज होती है। वेलोसिटी इंक्रीज हुई मतलब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई, तो मतलब इस बॉडी की एनर्जी इंक्रीज हुई है, तो वर्क डन पॉजिटिव आता है। ठीक है, बॉडी की एनर्जी इंक्रीज हुई ना, तो वर्क डन पॉजिटिव आता है ओवरऑल। अच्छा ये देखो यहाँ पे ये जो फोर्स है ना, इट इज स्ट्रिक्टली परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट, बराबर। Yes. मतलब ये जो फोर्स है ना, डिस्प्लेसमेंट को हेल्प नहीं कर रहा है। अगर देखो ध्यान से डायग्राम को देखो, अगर फोर्स ऐसा होता, देखो ऐसे, तो मैं बोलता हाँ ये डिस्प्लेसमेंट को हेल्प कर रहा है। अगर फोर्स ऐसा होता, ये देखो फोर्स अगर ऐसा होता, तो मैं क्या बोलता है, डिस्प्लेसमेंट को अपोज कर रहा है। लेकिन Yes. ये जो फोर्स है ना,
परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट है ना, मतलब ये फोर्स इट्स नीदर हेल्पिंग द डिस्प्लेसमेंट नॉर इवन ऑपोजिंग द डिस्प्लेसमेंट, दोनों नहीं कर रहा है, ये न्यूट्रल है बेचारा, ना ऑपोज कर रहा है ना सपोर्ट कर रहा है, न्यूट्रल बैठा है। तो अगर आप न्यूट्रल बैठे रहोगे मतलब आप कुछ भी काम नहीं कर रहे हो, बर्डन तो जीरो आएगा ना। Yes. Yes. देखो अगर तुम कुछ काम कर रहे हो और वो जो काम तुम करना चाहते थे वो सच में हुआ, किसी को एनर्जी मिली आपके काम से, तो मैं बोलूंगा पॉजिटिव वर्क है। लेकिन ना तुम काम कर रहे हो, ना हेल्प कर रहे हो, ना अपोज कर रहे हो, कुछ नहीं, ऐसे चुपचाप बैठ गए हो, तो तुम्हारा वर्क जीरो ही आना चाहिए ना, जीरो वर्क है। लास्ट केस में देखो ये जो फोर्स है इसको अगर मैं रिजॉल्व करूं, लुक एट दिस फोर्स, इसको अगर मैं रिजॉल्व करूं दो कंपोनेंट्स में, ऐसे देखो रिजॉल्व करो दो कंपोनेंट में ऐसे, तो ये कंपोनेंट दिख रहा है क्या फोर्स का, ये वाला, Yes. Yes. ये डिस्प्लेसमेंट को अपोज करेगा ना, Oppose कर रहा है। Yes. Oppose Oppose करेगा, कर yes. रहा है। फोर्स है, इट इज अ फोर्स विच इज अपोजिंग द डिस्प्लेसमेंट, ये नेगेटिव वर्क करता है। नेगेटिव वर्क मतलब क्या होगा पता है, इस नेगेटिव वर्क मतलब इस फोर्स की वजह से बॉडी का जो ओवरऑल एनर्जी है, एनर्जी बढ़ेगा नहीं, इनफैक्ट बॉडी का एनर्जी कम हो जाएगा। वर्क क्यों किया जाता है पता है, वर्क किया जाता है बॉडी को एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए, एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगा बॉडी का एनर्जी लॉस हो जाएगा, दैट इज द मीनिंग ऑफ नेगेटिव वर्क। सर इसका एग्जांपल क्या हो सकता है केस थर्ड का? सपोज तुमने बॉल ऊपर फेंका, तो बॉल ऊपर जा रहा है, ग्रेविटी इसको नीचे खींच रही है, इसे ग्रेविटी इज ऑपोजिंग द मोशन ऑफ द बॉल। यस। Yes. Yes. तो उस केस में पता है क्या होगा, ग्रेविटी नेगेटिव वर्क करती है, ये वाला केस हो गया ना, फिर तो ग्रेविटी नेगेटिव वर्क करेगी। देखो डायग्राम में तो ये समझा देता हूँ, ये देखो ये बॉल है, सर समझा। बॉल ऐसे ऊपर फेंका है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ होगा, ग्रेविटी फोर्स तो नीचे लगेगा ना ऐसे, तो दोनों में कितनी एंगल है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में, 180. 180. 180. ये देगा कॉस ऑफ 180, कॉस 180 माइनस Zero. Minus negative. -1। Minus. नेगेटिव में आएगा ना। Yes. बट नेगेटिव का मतलब क्या Yes, sir. बताया था, एनर्जी विल बी लॉस्ट बाय द बॉल और गेन बाय द बॉल। Lost. Lost. जब ये बॉल ऊपर ऊपर जाता है तो ग्रेविटी इसको नीचे खींचती है, तो ये बॉल स्लो डाउन होते जाता है और रुक जाता है अल्टीमेटली ऊपर पहुंच के। यस। Yes. Yes. While going Yes. upward, the ball will slows down ना। ग्रेविटी इसके ऊपर एक अच्छा काम नहीं कर रही है, ग्रेविटी इसको बुरा काम कर रही है, मतलब ग्रेविटी इसको कम कर रही है, स्पीड को ग्रेविटी इसके अगेंस्ट कम कर रही है, तो नेगेटिव वर्क होता है वो। फिलहाल इतना देखो, सब चीजें एक साथ क्लियर नहीं होंगी, थोड़ा बहुत आइडिया रखो, ठीक है। ओके, कुछ नोट करना है तो जल्दी नोट कर लो, तीनों केसेस नोट कर लो जल्दी। Yes, sir. Done. डन सर डन। Done, sir. हाँ हाँ, ठीक है ठीक। स्क्रीनशॉट लेते हो क्या खाली, इतना जल्दी डन No, हो sir. जाता है? Right नहीं सर, here. लिखा है, Right लिखा है। here. Writing होना पहले से चाहिए। लिखा है। No, sir, लिखा है. हाँ ठीक, क्लियर विद दिस? 2 मिनट रुको, 2 मिनट। Yes. हाँ हाँ। डन सर। हेलो, कोई आउट है? Okay, finished. Done, sir. Okay, done. This was work done by forces. Remember, work done positive, negative, zero तीनों हो सकता है, ठीक है? So now it's clear. अब see, क्या होता है कि जो मैं थोड़ा आगे जा रहा हूँ अभी। See, forces मैंने अभी बताया, work done by forces होता है ना। फोर्सेस एक्चुअली में कहा जाता है कि अगर वर्क डन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, ओनली ऑन द पॉइंट ऑफ वर्क डन के हिसाब से बात करूं, तो फोर्सेस जो है ना, फोर्सेस को दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया जाता है बेस्ड ऑन द वर्क डन ओनली। दो फोर्सेस पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, दो क्लासिफिकेशन हो सकते हैं दो पार्ट्स में। कुछ फोर्सेस ऐसे होते हैं जिनको बोला जाता है कंजर्वेटिव फोर्सेस, कुछ फोर्सेस हैं विच आर नोन एज कंजर्वेटिव फोर्सेस, और कुछ फोर्सेस होते हैं जिनको कहा जाता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। This is a classification of forces based on work done. वर्क के बेसिस पे क्लासिफिकेशन है। कुछ फोर्सेस को बोला जाता है कंजर्वेटिव होते हैं और कुछ फोर्सेस क्या होते हैं, नॉन कंजर्वेटिव, ठीक है। सो लेट्स अंडरस्टैंड, आज खाली बस इतना ही समझना है कि कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव क्या होते हैं। पहला ये आता है कंजर्वेटिव फोर्सेस।
अब ये क्या होते हैं, देखो सपोज एक फोर्स है जो बॉडी पे कंटिन्यूसली लग रहा है, ठीक है, और उस फोर्स है ना, फोर्स पूरी स्पेस में फैला हुआ है, इट इज कंप्लीटली फिल्ड इन द स्पेस। ये देखो सपोज ये जो पूरा बॉक्स दिख रहा है ना, इस बॉक्स में बॉडी कहीं पे भी हो, इस बॉक्स में बॉडी कहीं पे भी होगी तो उसके ऊपर वो फोर्स पक्का लगेगा। सपोज फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, बॉडी कहीं पे भी हो, इस बॉक्स के अंदर सपोज बॉडी कहीं पे भी है तो उसके ऊपर ये फोर्स लगेगा ही लगेगा, ऐसे। अब आप बोलेंगे सर ऐसे कैसे ये फोर्स कहीं पे भी लगेगा, ऐसा ग्रेविटी नहीं होता है क्या? अब बताओ, आप Yes. किसी रूम के अंदर बैठे हो तो रूम में आप कहीं पे भी चले जाओ, भले आप रूम के छत के नजदीक चले जाओ या फ्लोर के नजदीक चले जाओ या बीच में आ जाओ, रूम के बीच में रहो, तो भी ग्रेविटी तो हर जगह आपको नीचे खींचता ही रहेगा ना। Yes. Yes. तो सोचो ये फोर्स है ना, हर जगह ऐसा लग रहा है, तो हम लोग फिजिक्स में ऐसा मानते हैं कि अगर ये ऐसा फोर्स है कि कहीं पे भी लगेगा, मतलब देखो अगर बॉडी यहाँ पर है तो यहाँ पर भी ऐसा लगेगा, बॉडी इधर है तो इधर भी ऐसा लगेगा। तो हम लोग मानते हैं कि जो फोर्स है ना, इसने अपनी फील्ड बना ली है, ये पूरी इसकी फील्ड है, इसने अपनी फील्डिंग करके रखी है। तो ये पूरा फील्ड है, इस फील्ड में कहीं पे भी आप जाओ ये फोर्स आपके ऊपर लगेगा, तो ये पूरी इसकी फील्ड है, ठीक है। तो दीज आर कॉल्ड फील्ड फोर्सेस समटाइम। सब ऐसा फोर्स है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल ग्रेविटी है क्या? ग्रेविटी ऐसे ही लगेगा ना हर जगह पे। यस Yes. सर, एक और एग्जांपल दो ना। ग्रेविटी है ना भाई, बोला जो एग्जाम्पल ग्रेविटी एक है। और एक और, ठीक है, 5 मिनट का टाइम दे, बाद में समझाता हूँ, अभी मुझे पहले कंप्लीट करना है, आधे में Yes, sir. थोड़ी देर बाद करा देता हूँ। सी सपोज ये एक बॉडी है, ठीक है, इसका मास m ले लेते हैं, ये फिलहाल जो खड़ी है ना A पॉइंट पर खड़ी है, इट इज स्टैंडिंग एट A पॉइंट। अब A पॉइंट से मुझे इसको B पॉइंट तक लेके जाना है, देखो A से B लेके जाना है, तो मेरे पास काफी सारे पाथ अवेलेबल है। देखो मैं ऐसे जा सकता हूँ, ये देखो हम लोग ऐसे भी जा सकते हैं, देखो ऐसे जाके फिर ऐसे गए, Yes. ऐसे भी जा सकते हैं, देखो ये जो है सपोज ये है पाथ नंबर 1, ये है पाथ नंबर 2, और ऐसे भी जा सकते हैं ना, देखो ऐसे। Is it you can go from A to B by different paths or no? यस यस Yes. जब आप कोई भी पाथ से जाओगे, जब आप किसी भी पाथ से जाओगे तो आपके ऊपर ये फोर्स जो है, जो फील्ड वाला फोर्स है वो एक्ट करेगा, ठीक है। Yes. तो देखो ये फोर्स Yes. लगेगा, ये फोर्स लगेगा, और जो बॉडी आगे जा रही है, बॉडी A से B की तरफ जा रही है, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट भी होगा, मतलब फोर्स भी होगा, डिस्प्लेसमेंट भी होगा, मतलब वर्क डन भी होगा। फिर वर्क विल बी डन बाय दिस फोर्स ना, वर्क विल बी डन बाय दिस फोर्स। अब ध्यान से देखो, अगर वर्क डन बाय ये जो फोर्स है, वर्क डन बाय दिस फोर्स, इफ इट इज वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, वर्क डन बाय दिस फोर्स, वर्क डन जो है ना वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है। मतलब आप पाथ 1 से जाओ तो जितना वर्क होगा, पाथ 2 से जाएंगे तो भी वर्क उतना ही होगा बाय दिस फोर्स, पाथ 3 से जाएंगे तो भी उतना ही वर्क होगा। पाथ विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द वर्क डन, विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। अगर ऐसा है, वर्क किस पे इंडिपेंडेंट हो जाएगा? पाथ पे। Path. तो ऐसे फोर्सेस को, जिन फोर्सेस में ऐसा होता है ना, ऐसे फोर्सेस को कंजर्वेटिव फोर्सेस कहते हैं। ऐसा कंजर्वेटिव क्यों बोलते हैं, इसका क्या खास बात है वो आगे देखेंगे, बट जस्ट टुडे आई एम जस्ट स्टार्टिंग नाउ। तो स्टार्टिंग खाली सुन लो अच्छे से। वर्क डन बाय द फोर्स इफ इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, इफ वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, आप कोई भी पाथ लो, वर्क डन उतना का उतना ही आएगा। अगर ऐसा है तो ऐसे फोर्सेस को क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स। Conservative. ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्सेस का एक एग्जाम्पल जो है वो है ग्रेविटी। मैंने बोला ना ग्रेविटी ऐसे ही एक्ट करता है ना, तो कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जाम्पल ग्रेविटी। मैं आपको प्रूफ करके देता हूँ स्टूडेंट कैसे, बट इसका एग्जाम्पल है ग्रेविटी। ग्रेविटी मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है ना वो कंजर्वेटिव होता है, ठीक है। सर मैग्नेटिक भी होगा ना? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी कंजर्वेटिव होता है। यस सर, देखो। उसका रेंज भी होता है, मतलब हाँ, मतलब वो कहाँ तक ज्यादा कम हो सकता, रेंज होता है ना उसको से। सबसे ज्यादा रेंज जो है ग्रेविटेशनल फोर्स की होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स एक गैलेक्सी से दूसरे गैलेक्सी पे भी लग सकता है, इतना रेंज होती है। ग्रेविटेशन फोर्स सबसे बड़ा रेंज का होता है, उसके Yes. बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की रेंज है, और सबसे कम रेंज जो होती है वो न्यूक्लियर फोर्सेस की होती है। ठीक है, ये ए पॉइंट है। ध्यान, आपको मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूँ कि ग्रेविटी कैसा वो है। ग्रेविटी
कैसे कंजर्वेटिव वो देखो। सपोज ये ए पॉइंट है, यहाँ से हमको यहाँ तक लेके जाना है बॉडी को। कौन से पॉइंट तक? बी पॉइंट तक, ठीक है। तो देखो पहले मैं एक ए पाथ ले लेता हूँ, ऐसा पाथ ले लेता हूँ, देखो ऐसा, ये और फिर ऐसा। कैन यू सी पाथ नंबर 1 ना? इसमें ये जो डिस्टेंस है ना, ये h मीटर्स है, दिस इज h मीटर्स, और ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस s है, s मीटर्स। जब हम ऐसे ऊपर लेके जाएंगे तो देखो ग्रेविटी ऐसा एक्ट होगा। हाँ, लुक एट दिस प्लीज, ये दोनों को देखो ध्यान से, इसको देखो। डिस्प्लेसमेंट जो है वो h मीटर्स है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, और जो फोर्स है वो mg है जो डाउनवर्ड है। एनीबॉडी, मुझे वर्क डन निकालना है ना। वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना लूं मैं, बोलो फोर्स कितना लूं? M1G. Yes. M1G. वो m1 ने बाय मिस्टेक लिखा है, वो m ही है, दूसरा ब्लॉक है ही नहीं, एक ही ब्लॉक है, m है वो, m mg। MG. Yes. Yes. और डिस्प्लेसमेंट कितना लूं? पहले डिस्प्लेसमेंट बताओ। H. H. अच्छा, व्हाट इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट? 90. Perpendicular. 180. 180 आएगा ना? Yes, sir. 180. 90 बोला, उनको लगा सर इधर देखो 90 है ना ये वाली, तो ये एंगल बता दी उन्होंने। 180. मैंने फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच के angle 180. ये देखो, ये एंगल, ये देखो, देखो फोर्स नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, एंगल 180 हुआ ना दोनों के बीच में। 180. Yes, sir. Yes, 180. तो cos 180 कितना होता है? -1 होता है। -1. Minus MGH. देखो ये वर्क डन है, इट इज वर्क डन टू ट्रेवल बाय h मीटर्स। अच्छा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब बताओ, जब आप ऐसा लेके जाओगे ऐसा, तो ये आपका देखो, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ ना। Yes. डिस्प्लेसमेंट कैसा है? हॉरिजॉन्टल है, और Yes. ग्रेविटी जो है वो वर्टिकल लगता है। ये देखो 90 जब आप ऐसा degree. लेके जाओगे ना, ऐसे तो बॉडी को ऐसे लेके जा रहे हैं। आई वांट टू कैलकुलेट द वर्क डन, तो फोर्स वर्टिकल लगेगा, डिस्प्लेसमेंट इसका हॉरिजॉन्टल है, दिख रहा है यहाँ पे। Yes. व्हाट्स द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट नाउ? 90. 90 से। देखो ध्यान से सुनो, जब बॉडी ऐसे हॉरिजॉन्टली ट्रैवल करेगा ना, जब बॉडी आप हॉरिजॉन्टली लेके जा रहे हो, तब डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल होगा और फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो वर्टिकल होगा, तो दोनों में 90 एंगल बनेगी। याद है, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री पे है तो वर्क डन 0 आता था क्या? Zero. Yes. Zero. तो वर्क डन फिर आगे 0 होगा। हाँ, तो हाउ मच इज द टोटल वर्क डन इन रीचिंग फ्रॉम A to B? Minus MG. Minus MG. Yes, MG. इसे बाय द पाथ 1 लिया है क्या आपने? Yes. Yes. अब मैं पाथ चेंज करता हूँ, अब मैं दूसरे पाथ से जाता हूँ। ये देखो, सपोज मैं पहले ऐसे गया बाय S1 डिस्टेंस, फिर मैं ऐसे गया बाय H1 डिस्टेंस, फिर मैं ऐसे गया बाय H2 डिस्टेंस, और फिर मैं वापस ऊपर गया ऐसे बाय H2 डिस्टेंस। ये देखो ऐसे, यहां से ना, ये देखो ऐसे सीढ़ी के जैसे, नहीं सीढ़ी जैसे ऐसे। ये देखो Yes. पाथ 2 दिख रहा है। हाँ, इसमें एक बात है, पहले आप जब ये जाओगे S1, ध्यान से देखो, S1 जो है पहला डिस्प्लेसमेंट कितना है? S1 है ना। Yes. डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल है, और आपकी ग्रेविटी फोर्स तो वर्टिकल लगेगा ना। Yes. 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 हाउ मच विल बी वर्क डन बाय द ग्रेविटी फोर्स 0. 0. 0. while going in this horizontal direction? ये 0। 0. फिर जब ये H1 कवर करेंगे, H1, हाउ मच इज द वर्क डन बाय फोर्स? MG H1. MG. Minus MGH. Minus Minus MG. MG. Minus MG. फोर्स mg होगा, डिस्प्लेसमेंट H1 होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ऊपर है और फोर्स नीचे है। Yes. Minus Yes. 1. Minus 1. Minus. इसलिए minus MG. cos 180 हो जाएगा ना वो। हाँ, Yes. Yes. फिर ये आओ, ये देखो, ये डिस्प्लेसमेंट, ये Zero. डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल है, और Yes. आपका जो ग्रेविटी Zero. फोर्स है वो तो वर्टिकल लग रहा है बॉडी पे। 0. 0. 90 डिग्री बनेगा। ठीक, लास्ट जब ये H2 कवर करेंगे, डिस्प्लेसमेंट H2, तब वर्क डन कितना होगा? HGH. Minus Minus MG. MGH. 2. It's 2. देखो ये टोटल वर्क डन हुआ ना। Yes. Yes. माइनस mg कॉमन ले लो, टेक माइनस mg कॉमन इन द Minus ब्रैकेट mg. H1 plus H2। H1 plus H. H1 plus H1. ध्यान से देखो, H1 plus H2 कितना होगा? H1 plus H2, H. H. H होता है। H. Yes. Yes. H1 plus H2 आई थिंक H ही होगा ना। Yes. 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 देखो जब आप सेकंड पाथ में गए, उसमें वर्क डन आया माइनस mgh। फर्स्ट पार्ट में भी देखो माइनस mgh ही आया था क्या? Yes. Yes.
तो कौन से पाथ में दोनों पाथ में सेम आ रहा है क्या वर्क डन? यस Yes. सेम आ रहा है। तो वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, पाथ पे डिपेंड ही नहीं करता है, कोई भी पाथ ले लो। ऐसे फोर्सेस को क्या कहा जाता है? Conservative forces. Conservative Conservative. forces. कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, ऐसे फोर्सेस की क्या खास बात है, मतलब इसको कंजर्वेटिव क्यों बोलते हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में ही समझेगा, आज उतना टाइम नहीं रहेगा समझने का। थोड़ा अगर हम शॉर्ट में बोलूं मैं, तो कंजर्वेटिव क्यों बोला जाता है पता है? क्योंकि जब ऐसे फोर्सेस लगते हैं ना, जब कंजर्वेटिव फोर्स बॉडी पे लगता है, तो बॉडी जब ए से बी जाएगी, यहाँ पे देखो बॉडी ए से बी जा रही है, तो जब बॉडी ए से बी जा रही है और कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है, तो इन प्रेजेंस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस कभी कभी क्या होता है, इस बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी है वो लॉस होके पोटेंशियल में स्टोर हो जाती है। ओके, लॉस होके काइनेटिक किस में स्टोर हो गई? पोटेंशियल में स्टोर हो गई। और फिर जब बॉडी बी से ए वापस आएगी, लेट्स से बॉडी इज कमिंग फ्रॉम बी टू ए बैक, बी से ए वापस बॉडी आ रही है, तब भी ये कंजर्वेटिव फोर्स बॉडी के ऊपर एक्ट करेगा, तभी भी लगेगा इसके ऊपर फोर्स। Yes. तो जब बॉडी उल्टा आएगी ना, जब बॉडी उल्टी आएगी, मतलब बी से ए वापस आ रही है, तब ये फोर्स पता है क्या करेगा? ये वापस पोटेंशियल जो स्टोर करवा दिया था उसको वापस काइनेटिक में कन्वर्ट कर देगा। सपोज ए से बी जाने के टाइम पे काइनेटिक कन्वर्टेड टू पोटेंशियल, कंजर्वेटिव फोर्सेस की वजह से ऐसा हुआ कि काइनेटिक कम हो गई और किसमें स्टोर हो गई? पोटेंशियल में। तो जब वो वापस बॉडी आएगी ना, बी से ए जब वापस आएगी, तो वही पोटेंशियल वापस काइनेटिक में कन्वर्ट कराया जाएगा। मतलब बॉडी जब रिवर्स आती है तो ये फोर्सेस भी रिवर्स काम कर देते हैं। इससे क्या होगा? आपका एनर्जी लॉस हुआ कि एक्चुअली में जितना है एनर्जी उतना ही रहेगा? जितना जितना है ही उतना वो Yeah. रहेगा। देखो आपकी जो काइनेटिक थी वो आपको लगेगा लॉस हो गई, लेकिन लॉस होके वो पोटेंशियल में स्टोर हो गई, और फिर जब वापस आए तो वही पोटेंशियल वापस काइनेटिक में कन्वर्ट हो गई। तो मेरे पास जो था वो वापस मुझे एनर्जी मिल गई। तो आपकी एनर्जी कांस्टेंट रहेगी कि कम हो जाएगी ओवरऑल? Constant. Constant. मतलब आपकी एनर्जी कंजर्व रहेगी। कंजर्वेशन समझते हो ना वर्ड, कंजर्व। Yes. Yes. जैसे मतलब फॉरेस्ट को कंजर्व करना चाहिए, मतलब फॉरेस्ट को बचा के रखना चाहिए, तो वैसे ही यहाँ पे एनर्जी बच के रखी हुई है ना हमारी। हाँ बच, Yes. हाँ तो सेव्ड एनर्जी है, वी आर हैविंग अ सेफ एनर्जी, उसको बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस। ये तो अभी आपने ऐसे सुना, मैंने खाली इसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना जो एग्जाम्पल बोल रहा हूँ मैं। सपोज आपके हाथ में एक बॉल है, बॉल को आपने ऊपर फेंका, ठीक है, तो जब बॉल आपके हाथ से निकलता है, जब आपकी बॉल हाथ से निकल रहा है आपके हाथ से, इज इट हैविंग सम वेलोसिटी? Yes. यस Yes. Yes. मतलब Yes. उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, वेलोसिटी है, Yes. मतलब काइनेटिक एनर्जी है उसके पास। Kinetic. यस ठीक है, बॉल काइनेटिक एनर्जी लेके निकला, मतलब बॉल के पास काइनेटिक एनर्जी थी जब उसने आपके हाथ से निकला। वो काइनेटिक एनर्जी पता है कहाँ से आई है? वो तुमने ही उसको दी है ना, ठीक है। Yes. यस हाँ, अब वो एनर्जी लेके बॉल निकला। अब बताओ, जैसे जैसे बॉल ऊपर जाता है उसके ऊपर ग्रेविटी फोर्स लगता है, यस ठीक है। Yes. तो ग्रेविटी फोर्स तो कंजर्वेटिव है ना, ग्रेविटी फोर्स मैंने प्रूफ किया कंजर्वेटिव है, तो कंजर्वेटिव फोर्स उस पर लग रहा है। बॉल एकदम लास्ट जब हाइट पे पहुंच जाता है, हाइट पे पहुंच के बॉल रुक जाता है ना, Yes. 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 रुक गया मतलब काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई। Yes. कहाँ गई फिर काइनेटिक एनर्जी? हमें लगेगा लॉस हो गई ना। पोटेंशियल पे depend. हाँ, वो तो अभी मैंने Potential आपको में बताया, convert. वो तो मैंने आपको बताया। फिलहाल वो मत सोचो, तो आपको वो मत सोचो फिलहाल। तो आपको क्या लगेगा, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी हुआ कि नहीं हुआ? Yes. Yes. Loss of kinetic. मतलब हमारे वर्क की वजह से, जो हमने वर्क किया उसकी वजह से, जो ग्रेविटी ने वर्क किया उसके लिए पूरा काइनेटिक एनर्जी लॉस हो गया। तो वर्क डन नेगेटिव आना चाहिए, वर्क डन नेगेटिव आएगा। हाँ, उसके बाद एक बात, जब बॉल वापस नीचे आना शुरू करता है, नीचे भी वो ग्रेविटी की वजह से ही आता है कि नहीं? यस Yes. Yes. अब बॉडी वापस नीचे आ रहा है, मतलब वापस वो अभी बी से ए की तरफ आ रहा है ना वापस। तो यस जब वापस वो आपके हाथ में पहुंचता है तो उसके पास स्पीड होती है कि उसकी स्पीड Yes. जीरो होती है? Yes. Speed होती है. स्पीड होती है मतलब Speed वापस होती है. काइनेटिक एनर्जी आ गई ना, तो यस Yes. मतलब हमारी काइनेटिक एनर्जी लॉस नहीं हुई थी, वो कहीं स्टोर हो गई थी। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस आपकी एनर्जी कभी लॉस नहीं करवाते हैं, जितनी एनर्जी है उतना ही रखते हैं, ना बढ़ाते हैं ना कम करते हैं, जितनी है उतनी ही रखते हैं। खाली उस काइनेटिक को पोटेंशियल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे फोर्सेस को क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव। Conservative. ठीक है, सर जब हम बॉल पकड़ते तो उसकी काइनेटिक एनर्जी का फिर क्या होगा? उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या? सर जब हम बॉल पकड़ते तो काइनेटिक रुक जाता है ना बॉल? जब वो रुक जाता है ना, तब मतलब Yes. उसकी जो पूरी काइनेटिक एनर्जी है वो आपके हाथ को टच होने के बाद, जब आपके हाथ से वो कोलाइड होता है, उसकी पूरी काइनेटिक एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाती है। यस आपका हाथ गर्म हो जाता है बॉल पकड़ने के बाद। Yes.
आप ऐसे मत बोलना सर नहीं होता है गर्म, थोड़ा होता है वो, आपको पहले Yes. फील नहीं होता, Yes. आपकी वो होती काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन लास्ट में वो हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। उसमें ग्रेविटी का रोल नहीं है, वो तो आपके हाथ ने उसके ऊपर फोर्स लगाया, उससे वो हीट में कन्वर्ट हो जाता है। कंजर्वेटिव समझा स्टूडेंट? यस सर समझा। Yes. हाँ, इसका डेफिनेशन लिख लो कंजर्वेटिव का। कंजर्वेटिव फोर्सेस आर द फोर्सेस सॉरी एक मिनट, थोड़ा चेंज कर देता हूं मैं लैंग्वेज, ऐसे लिखो, थोड़ा चेंज करो, सॉरी आगे लिखो। अ फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव, अ फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव, a force is said to be conservative if work done by the force is independent of the path. If work done by the force is independent of path. लिखा? यस सर। इसका एग्जाम्पल लिख दो, ग्रेविटेशनल फोर्स, इसका एक एग्जाम्पल है ग्रेविटेशनल। Sir, दूसरे ये example charges. दूसरे एग्जाम्पल दे Sir. सकता हूँ, आपको समझेंगे नहीं वो। हाँ बोलो। Sir, ये charges हो सकता है। आपका आवाज कट रहा है बेटा, आपका आवाज बहुत कट रहा है, आपका आवाज कट रहा है, अच्छे से बोलो, वापस बोलो। कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। सर ठीक है, हाँ सर ये W इज इक्वल टू माइनस mgh1 अपॉन माइनस अपॉन नहीं, वो प्लस है, प्लस है। प्लस फिर माइनस mgh2। अच्छा सर हाँ, खुशी तिवारी आप करेक्ट हो। खुशी हाँ सिंह, सर वो हाँ बोलो। हाँ चैट बॉक्स में डाला। हाँ बराबर है आपका। इलेक्ट्रिक जो एक मैंने एग्जांपल दिया, ग्रेविटी फोर्स, ग्रेविटी कंजर्वेटिव है, उसके साथ साथ इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स और एक और होता है इलास्टिक फोर्स, इलास्टिक, ये सब कंजर्वेटिव होते हैं। एक बात बताओ, फ्रिक्शन को छोड़ के, जो भी फ्रिक्शन नेचर का फोर्स होता है, जो फ्रिक्शन के जैसा होता है, फ्रिक्शन को छोड़ के बाकी सारे फोर्सेस कंजर्वेटिव होते हैं फिजिक्स में, एक्सेप्ट फ्रिक्शन। फ्रिक्शन या फ्रिक्शन से मिलता जुलता जो फोर्स होता है, जो फ्रिक्शन की तरह ही काम करता है, फ्रिक्शनल फोर्सेस आर नॉन कंजर्वेटिव, रेस्ट ऑफ ऑल द फोर्सेस आर कंजर्वेटिव। नेक्स्ट लेक्चर में और समझ में आएगा जब हम लोग नॉन कंजर्वेटिव डिस्कस करेंगे। Yes. चलो ओके, विल कंटिन्यू Yes. नेक्स्ट टाइम। ओके सर बाय। Bye. Bye, sir.